एक बार फिर प्लेटफॉर्म मंच शिक्षण जगत का आधार स्तंभ GR स्टडी हब आपका अभिनंदन करता है, आपको एक मंच प्रदान करता है। आइए इस मंच के माध्यम से हम शिक्षण जगत में, शिक्षा जगत में और हमारी जिंदगी जगत में कुछ नया परिवर्तन लाए, कुछ सकारात्मक भूचाल लाए, कुछ सकारात्मकता लाए। तो अपन ने हिंदी पढ़ रहे थे, मैं रामनिवास आपके साथ। व्याकरण में संधि और संधि के अपन ने 2 भाग पूरे कर लिए। स्वर संधि जिसके 5 भाग थे और व्यंजन संधि जिसके 3 भाग थे वो अपन ने पूरे कर लिए। अब उसके बाद उसमें जो संयोग वगैरह था, अब अपन इसमें शुरू करेंगे तीसरी संधि का रूप, विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का मतलब है जिस संधि में विसर्ग की अहम भूमिका होगी, या तो जुड़ने पर विसर्ग उपस्थित रहेगा या टूटने पर विसर्ग का आगमन होगा, वो होगी विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि के कुछ अलग अलग नियम हैं। जिस संधि में विसर्ग का आगमन या निगमन होता है, जिस संधि में विसर्ग का आगमन या निर्गमन होता, वह कौन सी संधि कहलाती है? विसर्ग संधि। वो हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि में या तो विसर्ग विच्छेद होने पर आएगा, या फिर संयोग होगा या संधि होगी, उसमें भी विसर्ग उपस्थित रहेगा या लोपित हो जाएगा। लेकिन विसर्ग की भूमिका इसमें एक निर्णायक भूमिका अदा करेगी, इसीलिए इसे विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि का पहला नियम, अगर किसी सघोष वर्ण, सघोष जानते आप, तीसरा चौथा पांचवा सघोष, 5 वर्ग का, साथ में यर लगा ह, ये सब किसमें आ गए? हमारे सघोष में। सघोष वर्ण के बाद, सघोष वर्ण बाद के शब्दों में हो और पहले, उससे पहले अ के साथ विसर्ग हो, यानी कि पहला नियम यह कहता है सघोष वर्ण से पहले अ विसर्ग सहित हो तो उसका ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। सघोष वर्ण से पहले अह विसर्ग हो तो उसका ओ बन जाता है। यह हमारा विसर्ग संधि यह कहती है। अब सघोष वर्ण कैसे, इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे अपन इसमें ले लेते हैं, माना कि तमह गुण, तमाधन गुण, क वर्ग का तीसरा ग, अ के साथ विसर्ग। अब इसका क्या हो जाएगा? विसर्ग हट जाएगा, तमो, उसका ओ बन जाता है। और एक चीज इसमें ध्यान रखना, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप किस वक्त? जब संधि होती है तो विसर्ग का लोप होता है, बट लेकिन किंतु परंतु तमोगुण इस शब्द को अगर तोड़ोगे, उसका विच्छेद करोगे, तब क्या होगा? विसर्ग का आगमन होगा। क्या होगा? आगमन। यहां पे विसर्ग प्रकट हो गया, लेकिन यहां पे विसर्ग दिखाई नहीं दे रहा है, विसर्ग लोप हो गया। क्या हो गया? लोप हो गया। यानी कि इसमें लोप हुआ, किसमें? जब संधि हुई, और जब विच्छेद हुआ तो उसका आगमन हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब संधि करते हैं तो विसर्ग का लोप होगा, और जब विच्छेद करते हैं तो विसर्ग का आगमन होगा। यह विसर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है।
अब इसका एक और उदाहरण अपन अगर देखें, जैसे तमह गुण, उसी प्रकार रजह गुण, इसका क्या हो जाएगा? रजोगुण। अब जैसे मनहबल, क्या हो जाएगा? मनोबल। ये सब सगोस है, क वर्ग का तीसरा, क वर्ग का तीसरा, प वर्ग का तीसरा, यानी कि मनः धन बल बराबर क्या हो जाएगा? मनोबल हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे हम मनः धन रंजन, मनः शब्द है और उसमें क्या जोड़ दिया? रंजन, मनः धन रंजन, तो हमारा क्या हो जाएगा? मनोरंजन, आनंददायी फल, आनंद प्रदान करने वाला। मनः धन रंजन, मन को रंजन यानी कि रंग युक्त जन, मन, और मन भी कैसा? रंगीला, किसका? जन का, मनुष्य का, वो मनुष्य जो आनंद से प्रफुल्लित, वो मनोरंजन युक्त। तो मनः धन रंजन क्या हो गया हमारा? मनोरंजन। तो हमारी विसर्ग संधि, जिसमें संधि में विसर्ग का आगमन या निर्गमन, आगमन निर्गमन मतलब लोप या विलोप, ये भी कह सकते हो आप, विसर्ग का लोप या विलोप भी कह सकते हो इसे, विसर्ग का लोप या प्रकट होना, ये किसमें आ जाएगा? आपके विसर्ग संधि। तो सगोस वर्ण से पहले अगर अविसर्ग हो तो उसका क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, और विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जब संधि होती है तो विसर्ग का लोप। अब देखो इसमें एक चीज और, संधि, संधि में विसर्ग का लोप होगा, लेकिन ज्यों ही संधि का क्या होगा? विच्छेद, विच्छेद होगा, तो उस वक्त क्या हो जाएगा? विसर्ग प्रकट होगा, विसर्ग दिखाई देगा। जैसे मनोरंजन शब्द दे दिया अपन को, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि मनोरंजन। अब मनोरंजन, एक चीज इसमें और ध्यान रखने के बाद, आप अगर उसमें न चले जाना, किसमें? जैसे मनोबल या मनोरंजन शब्द है, रजोगुण है, तमोगुण है, अपन ने एक स्वर संधि पढ़ी थी जिसका नाम था गुण संधि, और उनका गुण रूप होता है ओ। अपन ने कहा था ए और ओ तो गुण रूप है, गुण रूप है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मनोरंजन, तो क्या मन अ के सामने उ हो, उरंजन, नॉट फेयर, यह सही नहीं है। मन उरंजन, उरंजन कोई शब्द नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द है। तो मनोरंजन, मन धन रंजन, ये विसर्ग संधि है। मनोबल, मना उबल नहीं होगा, मनोबल होगा, विसर्ग संधि इसमें नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ शब्दों का महत्व समझना होगा, शब्दों की सार्थकता समझती होगी, उसकी निरर्थकता समझनी होगी। सार्थकता का मतलब है सार्थक शब्द होगा तो ही संधि होगी। अब दो सार्थक शब्दों का मेल होता है ना, सार्थक वर्णों का मेल, वही संधि होता है। निरर्थक शब्दों का या निरर्थक वर्णों का मेल होगा तो उससे संधि नहीं होगी। एक बार इसे आप रिवाइज कर लीजिए। अब ये जो सगोस वर्ण से पहले अ आया तो विसर्ग का ओ बन गया। इसमें एक दो शब्द ऐसे है, जैसे एक तो शब्द है पुनः, एक है अंत। इन ये दो चीजें अपवाद है, जिसे आप ले सकते, अपवाद स्वरूप जिसे कहेंगे अपन। अपवाद नहीं कह सकते, लेकिन ये कुछ अलग अपने नियमों पे जुड़ी रहती है, जिसमें पुनः शब्द है। जैसे एक तो अब पुनः धन मिलन क्या होना चाहिए? अ है सामने ई हो जाएगा, पुनः मिलन, पुनो मिलन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? र का आगमन होगा। किसका आगमन होगा? संस्कृत, अगर आप संस्कृत व्याकरण पढ़ोगे तो उसमें इसकी जगह र का आगमन बोला जाएगा और आपका हो जाएगा पुनर्मिलन। क्या हो जाएगा? पुनर्मिलन।
एक ऐसा शब्द और है अंतः धनगत, अंतोगत होना चाहिए संधि के अनुसार, लेकिन ये अपवाद, यानी कि इसकी जगह क्या हो जाएगा अंतर्गत। क्या हुआ, र का आगमन, और ये क्या है अपवाद। ठीक है, अब इस अपवाद को आपको परीक्षा की दृष्टि से दिमाग में रखना है ताकि परिणाम अच्छा निकले। ठीक है, चलो इसका पहला नियम हो गया, इसे एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। विसर्ग संधि का दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि केवल अ से पहले अह हो, यानी कि विसर्ग से, अब अह का मतलब यहाँ अह है लिखा नहीं होगा, जैसे मां के साथ अ सम्मिलित होता मह, ऐसे अ से पहले अगर अ हो तो उस अह का क्या हो जाता है, अ के स्थान पर ओ हो जाता है। लेकिन जो दूसरा अ है, अ ओ में बदल जाता है, तथा अ का रूप इसमें परिवर्तित हो जाता है। ये अ का ही एक शब्द है, इसको जैसे हम ओम लिखते हैं उसमें ये अ आता है, इस रूप में अ का रूप इसमें बदल जाता है। जैसे कह धन अपि, क्या होगा, नियमानुसार अह ओम बदल गया, अ था वो इस रूप में बदल गया और हो गया कोअपि। ठीक है, अब इसमें भी पुनः और अंश में फर्क रहेगा। पुनः धनापि, यह भी एक अपवाद स्वरूप आप इसे ले सकते। कैसे, पुनः धनापि, इसमें भी क्या होगा, र का आगमन होगा, पुनरपि होगा, क्या हो जाएगा पुनरपि। उसी प्रकार दूसरा वही शब्द एक बार फिर अंतः धन अग्नि, क्या होगा, अंतरअग्नि। इसमें भी रह का आगमन हुआ, उसमें भी रह का आगमन हुआ, जो पहला उदाहरण था उसमें भी हमारा रह का आगमन हुआ। तो यदि अ से पहले अ हो तो अह ओ में बदल जाता है तथा अ का रूप अ में बदलता है, जैसे कह धन अपि को। लेकिन ये इसके अपवाद स्वरूप है, इसको भी आप ध्यान में रखना है आप। ठीक है ना, अब देखिए इसे एक बार, इसका तीसरा नियम, तीसरा नियम ये कहता है यदि अह के बाद कोई असमान स्वर
आए तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे अतः धन ए, संधि क्या होगी, अतः। बाकी कुछ नहीं, सिर्फ विसर्ग घटा, बाकी इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं। ठीक है ना। अतः धन ए, अतः। ये इसका उदाहरण हो गया। यदि अ के बाद कोई असमान स्वर आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये इसका तीसरा नियम। और अब अपन इसके चौथे नियम की चर्चा करेंगे। कौन से नियम की चर्चा करेंगे, चौथे नियम। चौथा नियम यह कहता है कि क, ख और प, फ से पहले यदि अह है तो विसर्ग सुरक्षित रहता है। मतलब संधि होगी उसमें भी विसर्ग दिखाई देगा, तो विसर्ग सुरक्षित रहता है। अब जैसे प्रहात धनकाल, क है, पहले अ है, विसर्ग क्या हो जाएगा, सुरक्षित प्रातः काल। ठीक है। प्रातः काल, भोर का टाइम, सुबह का वक्त, सूर्य का उदय, नई किरणें, नई दुनिया, नया सवेरा, नई ऊर्जा, और प्रत्येक व्यक्ति का अपने लक्ष्य की तरफ एक और नया कदम, हमारे जीवन का एक और नया रवि, नया भास्कर, जिसमें हम कुछ प्राप्त करना चाहे। वो कौन सा काल होता है, प्रातः। जैसे एक शब्द है इसमें दूसरा अध धन पतन, क्या होगा, प है, उससे पहले आ है, कुछ नहीं करना है, अध पतन। इससे आगे अंतः करण, क्या हो जाएगा, अंतःकरण, हमारा विसर्ग सुरक्षित। तो ये विसर्ग संधि के 4 नियम हमारे सामने हो गए। कितने, 4। तीसरा यह था कि यदि अह के बाद कोई असमान स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि अतः ए, विसर्ग लोप हो गया। क, ख, प, फ से पहले यदि अह हो तो विसर्ग सुरक्षित रहता है। जैसे प्रातः का, अध पतन, अंतः करण। तो आप एक बार इसे रिवाइज कर लो ताकि अच्छा रहेगा। अब ये संधि देख ली। अब संधि का जो चौथा नियम है, चौथे नियम में थोड़ा परिवर्तन है, एक नया और इसमें एक चीज जो आगे 1-2 नियमों में आई वही चीज, पुनः शब्द। इस बार इसके साथ एक शब्द और जुड़ा, नमः। पुनः और नमः जो संधि में आए तो सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि पुनः, पुनः का मतलब होता है दोबारा। दोबारा कोई भी चीज दोबारा करते हैं ना तो इरिटेट भी होते हैं दोबारा। पुनः शब्द का स्पष्ट ध्यान रखना, इस चीज से दिमाग में रखना कि कोई भी काम अगर अपन दोबारा करते तो कैसा लगता है। सेम ही काम है, प्रतिफल मिलने वाला खास नहीं है, दोबारा करेंगे
अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार पुनः को दिमाग में रखिए, पुनः हमारे बीच कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है। पुनः में एक अपवाद है, जैसे कि इसमें आपका पुनः धन का क्या हो जाएगा, पुनः इस रूप में आपके सामने आएगा। तो इसमें क्या होगा, ये पुरुष में बदल जाएगा, यानी कि इसको क्या करेंगे, पुरुष धन का, और क्या हो जाएगा, पुरुष का। एक शब्द और, नमः धन का, नमस्कार। नियम तो यह कहता है कहने से पहले विसर्ग सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हमारी विसर्ग संधि के 4 नियम यहाँ पर समाप्त हुए। अगले नियम आगे की कक्षा में उसकी परिचर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लोगों तक पहुंचाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने कौशल को बढ़ाएं और अपने विकास के साथ साथ देश के विकास में भी अपनी भूमिका निभाएं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।